नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। जब भी कोई केस फाइल होता है तो दोनों ही पार्टीज, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, हमेशा इस आस में रहते हैं कि कितनी जल्दी उनका केस खत्म हो। साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी जिज्ञासा रहती है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है और इस पर वो पूरी तरह अपने एडवोकेट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसी कारण आज मैं जो अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, अर्थात सिविल सूट के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उन्हीं को आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस सिविल सूट के सारी प्रोसीडिंग्स को विस्तार से वर्णन करने में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा प्रिसाइज कर रहा हूं और इंट्रोडक्टरी रूप में केवल सभी प्रोसीजर्स को मैं आपके सामने इसमें प्रस्तुत कर दूंगा। और इसका डिटेल स्टडी आप रेलेवेंट प्रोविजंस जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप उस रेलेवेंट प्रोविजन को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आप खोजेंगे तो आराम से आप सब पढ़कर समझ सकते हैं। और इस पर अगर कोई परेशानी हो और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर वीडियोस बनाकर आपकी समस्याओं का निदान कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी सिविल सूट शुरुआत होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से, यानी सिविल सूट की शुरुआत होती है एप्लीकेशन फाइल करने से। इस एप्लीकेशन को हम लोग प्लेंट बोलते हैं और यह प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट का प्रोविजन ऑर्डर 4, 6 एंड 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में निहित है। किसी भी सूट में प्रेजेंटेशन ऑफ सूट से ही वो वाद की शुरुआत होती है और कोर्ट सूट फाइल होने के बाद ही अपने मोशन में आता है। इसके बाद दूसरा स्टेज है वो है सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। जब कोई सूट फाइल होता है तो फाइल होने के बाद जब कोर्ट उस सूट को जब एंटरटेन कर लेती है तब उसमें समन इशू करती है। ये समन जो है वो कोर्ट का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जिसके तहत वो ऑपोजिट पार्टीज को कॉल करती है। इसे हम एक कोर्ट का लेटर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो समन है वो ऑर्डर 5 के तहत कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट को भेजा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है वो है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में सीपीसी के ऑर्डर 9 में विस्तृत वर्णन किया गया है। जब समन इशू हो जाता है तो उसके बाद यदि डिफेंडेंट समन इशू होने के बाद अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट या तो पिटीशन को एक्स पार्टी सुनवाई कर सकती है या अगर उसका अपीयरेंस को कंपेल करना चाहती है कोर्ट तो उसे वारंट भी इशू कर सकती है। ये सब्जेक्ट टू द नेचर ऑफ केस टू केस वेराई करता है। ऐसा जनरली एग्जीक्यूशन केस में होता है। सिविल सूट में कोर्ट जनरली वारंट इशू नहीं करती है, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और प्लेंटिफ खुद ही अपीयर नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि उस केस को डिसमिस फॉर डिफॉल्ट करके वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है। अगर समन इशू होने पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट को पावर है कि वो एक्स पार्टी हियरिंग इनिशिएट कर सकती है। इस संदर्भ में जो प्रोविजन है वो सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 6A में वर्णित है। अब दोस्तों, अगर सपोज करें कि किसी केस में डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कोई पार्टी अपीयर नहीं किया और कोर्ट ने या तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर दिया या कोर्ट को केस को डीएफडी कर दिया, लेकिन ये डीएफडी या एक्स पार्टी का ऑर्डर जैसे ही पास हुआ उसके बाद
जो कंसर्न पार्टी थी वो अपीयर हो गई। तो इसके लिए इंटरलॉक्यूटरी और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग की व्यवस्था हमारे सीपीसी में की गई है, जो सेक्शन 75 से सेक्शन 78 तक में वर्णित है। और इसके तहत कोई भी अग्रीव्ड पार्टी जो इस तरह के एट रैंडम पास किए गए ऑर्डर से अग्रीव है, तो वो कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन दे सकता है और अपने पिछले ऑर्डर को सेट असाइड कराते हुए अपने केस को रिस्टोर करा सकता है। इस तरह के पिटीशन को इंटरलॉक्यूटरी और इंसिडेंटल पिटीशन बोलते हैं, और ये प्रोसीडिंग जो चलती है वो भी इंसिडेंटल और इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग कहलाती है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। इसमें कोर्ट जो ऑपोजिट पार्टी है उसको ये डायरेक्शन देती है कि वो अपना एक रिप्लाई फाइल करे, और इस रिप्लाई को रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये जो रिटन स्टेटमेंट देने का जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी में वर्णित है। और रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस होता है, जिसमें हम उसके क्लेम को डिनाई करते हैं, और वो डिनाई करने का सारा बेसिस वो हम अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट प्लेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रिटन स्टेटमेंट भी होता है, और इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट को देखकर ही कोर्ट फिर अपना डिसीजन देती है। जब रिटन स्टेटमेंट भी फाइल हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय बोथ पार्टीज। इसके संदर्भ में जो प्रोविजंस है वो ऑर्डर 13 ऑफ सीपीसी में मेंशन्ड है, और ये बताता है कि इसके तहत दोनों पार्टीज अपना अपना डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो रिलाई कर रहे हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर तथ्यों की जांच कोर्ट द्वारा की जाती है। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि प्लेंटिफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट के पोजीशन में होते हैं, तो इस स्टेज पे प्लेंटिफ कोर्ट के पास एक कॉल फॉर डॉक्यूमेंट का पिटीशन भी दे सकता है, जिसके तहत वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को डिफेंडेंट से मंगवाने के लिए कोर्ट में प्रेयर कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, जिसका जिक्र ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी में किया गया है। ये एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज क्या है? दोस्तों, जब रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों जब आ जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट तथ्यों की जांच करती है, और उसमें जो एडमिशन एंड डिनायल जो दोनों पक्षों के द्वारा होता है उसको वो कोर्ट रिकॉर्ड करती है। इसके तहत कोर्ट एक निश्चित कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करती है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बाद कोर्ट अब केस के मेरिट में एंटर करती है, और वहां पर फ्रेमिंग ऑफ इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। फ्रेमिंग ऑफ इशू का अर्थ होता है कि उस पर्टिकुलर वाद में इशू क्या है, यानी डिस्प्यूट क्या है। उस डिस्प्यूट को फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट एक सर्टेन क्वेश्चन या क्वेरी फ्रेम करती है, जिसे हम फ्रेमिंग ऑफ इशू के नाम से जानते हैं, और इसका वर्णन सीपीसी के ऑर्डर 14 में किया गया है। अब इशू फ्रेम हो जाने के बाद कोर्ट के पास विजन क्लियर हो जाता है कि किस इशू पे उसको एविडेंस कलेक्ट करना है, और उसी पॉइंट पर वो दोनों तरफ के जो विटनेसेस हैं उनको वो कॉल फॉर करती है और उनका एविडेंस कलेक्ट करती है। इस संबंध में जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। जब दोनों तरफ के विटनेस जब अपनी अपनी गवाही दे देते हैं, उसके आधार पर एक निश्चित कंक्लूजन तक कोर्ट पहुंच सकती है। विटनेस को समन करने के बाद नेक्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का होता है। दोनों पक्षों के विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, और एग्जामिन करने के बाद कोर्ट अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी में वर्णन किया गया है, और इसके तहत
कोर्ट दोनों पक्षों के विटनेस को एग्जामिन करती है और उन्हें एक दूसरे के एडवोकेट्स के द्वारा क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता है ताकि तथ्यों की जांच की जा सके। दोस्तों, इस प्रकार जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एग्जामिनेशन इन चीफ तीनों जब हो जाते हैं तो अब कोर्ट के पास काफी तथ्य इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो दोनों पक्षों का आर्गुमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आर्गुमेंट का आता है। आर्गुमेंट के बारे में ऑर्डर 18 रूल 3A में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और दोस्तों, कोर्ट दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद उन्हें रिटन नोट्स ऑफ आर्गुमेंट भी देने को बोल सकता है। और रिटन नोट्स ऑफ आर्गुमेंट जब दोनों पक्ष दे देते हैं तो उसके बाद कोर्ट के पास बिल्कुल मामला क्लियर हो जाता है और वो एक सर्टेन ओपिनियन क्राफ्ट कर सकता है अबाउट द मेरिट ऑफ द केस एंड अदर थिंग्स। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट अब जजमेंट पास करती है। ये जजमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 20 ऑफ CPC में वर्णित है। और ये जो जजमेंट पास करती है कोर्ट, इसमें सारे तथ्यों को वर्णन करते हुए कोर्ट अपना एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है और अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए एक डिसीजन वो तैयार करती है। और इस डिसीजन को डिक्री बोला जाता है सिविल सूट में। अब जब कोर्ट डिक्री पास कर देती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहता है वो है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। यानी अब डिक्री कोर्ट ने पास तो कर दिया, कोर्ट ओपन कोर्ट में कोर्ट ने डिक्री प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन वो डिटेल डिक्री कोर्ट के क्लरिकल स्टाफ्स के द्वारा टाइप किया जाता है। उसमें फिर कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उसको करेक्शन करते हैं और फाइनली जब वो टाइप होकर हर तरह हर लिहाज से वो करेक्टेड उसकी कॉपी जब मिल जाती है तब उस पर वो फाइनली साइन करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, कोर्ट में सिविल सूट इंस्टीट्यूट होने से लेकर डिक्री पास होने और डिक्री तैयार होने तक की सारे स्टेजेस की मैंने आपको जानकारी दी। अब अगर इस डिक्री से कोई पक्ष अग्रीव हो जाता है तो वो पार्ट 7 सेक्शन 96 to 109 एंड ऑर्डर 41 के तहत वो अपील कर सकता है या फिर वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। ये रिव्यू सेक्शन 114 में होता है या फिर रिवीजन के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है जो सेक्शन 115 के तहत होता है। अब ये डिफेंडेंट अगर इनमें से कोई भी उपाय नहीं करता है तो ये ऑर्डर अब बाइंडिंग हो जाता है और इन्फोर्सेबल हो जाता है और प्लेंटिफ को ये राइट होता है कि वो अगर चाहे तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकता है जिसे हम एग्जीक्यूशन पिटिशन बोलते हैं। और ये फाइल किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। यानी डिक्री में जो राइट कॉन्फर किया गया है पिटिशनर के लिए, उस राइट को वो कोर्ट से इन्फोर्स करवाने के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकता है। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको कोर्ट केस के इंस्टीट्यूशन से लेकर कोर्ट केस के डिक्री पास होने और उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कानूनी सलाह व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।